हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो अभी दिवाली आपने सेलिब्रेट कर ली होगी और सबको आपने हैप्पी न्यू ईयर भी बोल दिया होगा। सो नाउ फिर से हम एग्ज़ाम के मूड में आ जाते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक है हमारे लिए। तो उसके लिए तो हमें अवेयर रहना ही पड़ेगा। वी हैव टू बी अवेयर फॉर दैट। उसको हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है। सो जो भी बच्चे अभी वैकेशन के मूड में चल रहे हैं कि सर अभी भी वैकेशन चल रहा है तो थोड़ा एंजॉय कर ले, बाद में प्रिपरेशन करेंगे, अगर ऐसा वो सोच रहे हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो अभी छोड़ दे और अवेयर हो जाए कि भाई मुझे अभी ये जो टारगेट अभी जो आपके सामने दिख रहा है 40 आउट ऑफ 40, ठीक है, जो अभी ये टारगेट आपको दिख रहा है, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट कि मुझे ये कुछ भी तरह से ये पाना है। दैट्स वाई यस, हमें रिलैक्सेशन जो है ना वो हमें छोड़ना पड़ेगा अभी और हमें एक्टिव हो जाना पड़ेगा। ठीक है। सो आई थिंक दैट यू विल बी अवेयर ऑफ दैट एंड यू विल डू दैट। आई नो दैट बिकॉज यू आर वेरी गुड स्टूडेंट एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट। आई नो दैट। तो चलो आज हम देखेंगे पार्ट 3 ऑफ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो नहीं देखा शेयर कैपिटल का, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू दैट जस्ट वॉच इट फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी कंटिन्यू विद दिस पार्ट 3। अगर आपको पार्ट 3 में कंटिन्यू करना है तो वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूरी है, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। दैट्स वाई यू हैव टू डू दैट। ओके। तो चलो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट, वी विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, चलो। ओके, टाइप ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अब तक हमने जो भी हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री यानी जो भी प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा है कि कंपनी कैसे काम करती है, और हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को ऑफर करती है कि जस्ट इन्वेस्ट योर मनी इन अवर कंपनी, वी विल गिव सम बेनिफिट्स टू यू। हम हमारे जो भी प्रॉफिट्स होगा उसमें से हम शेयरिंग करेंगे आपको। सो ये सभी जो बात है वो हमने देख ली है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। अभी जो कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसके भी एक अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वो जो टाइप्स है उसके बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक कंसेप्ट का ही पार्ट है। तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए और इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी थोड़े थोड़े पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। तो चलो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इश्यू एट पार। यस, इश्यू एट पार। पार यानी फेस वैल्यू, जो भी नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की, जिस वैल्यू से जो भी कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए इश्यू एट पार। देखो यहां पे मीनिंग भी लिखा है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार मींस दैट इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इज सेम एज इट्स नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू यहां पे लिखा है। सो जो भी प्राइस होगी शेयर की, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई एक्स वाई लिमिटेड, 1 मिनट, हाँ, मान लो कि एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, उसने पब्लिक को एक ऑफर करने के लिए शेयर इश्यू किया। उसकी प्राइस उसने डिसाइड की भाई 10 रुपीज ईच। तो ये जो 10 रुपीज आपको दिख रहा है ना, दैट इज फेस वैल्यू। उसको हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। एंड वी कैन कॉल इट दैट एज अ इश्यू एट पार। ओके। सो पार वैल्यू यानी जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो भी फेस वैल्यू उसकी होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज इश्यू एट पार। ओके। चलो, इट इज नॉट वेरी हार्ड, सो वी विल नॉट डिस्कस एनी मोर। ओके, नेक्स्ट इज इश्यू एट प्रीमियम। देखो भाई, जो प्रीमियम वर्ड है वो क्या होता है? अभी हमने कई बार ये वर्ड कई जगह पे सुना है कि भाई प्रीमियम। प्रीमियम यानी जो कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ज्यादा मिलता है, ठीक है, उसको हम प्रीमियम क्वालिटी बोलते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन में भी प्रीमियम वर्ड आता है। सो सभी जहां पे भी आपको प्रीमियम वर्ड दिखता है ना, इट मीन्स दैट समथिंग इज एक्स्ट्रा देयर, कुछ एक्स्ट्रा है।
तो बस वही एक्स्ट्रा हम यहां पे भी डिस्कस करेंगे कि भाई इश्यू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मींस शेयर्स हैव बीन इश्यूड एट अ वैल्यू दैट इज मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। जो उसकी फेस वैल्यू होती है, जो अभी हमने डिस्कस की, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, एंड दैट इज कॉल्ड इश्यू एट प्रीमियम। तो भाई साहब, ऐसी कौन सी कंपनी है जो प्रीमियम से इश्यू करेगी? तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, यानी कि जो भी शेयर इश्यू करती है, ठीक है, तो उसके पहले वो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो काम करती होती है, क्योंकि उसको गुडविल क्रिएट करनी पड़ती है मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू गेट सम ट्रस्ट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक का ट्रस्ट उसको चाहिए कि चलो भाई, पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ भाई ये कंपनी बहुत बड़ी है, अच्छा काम कर रही है, अच्छी उसकी रेपुटेशन, उसकी ब्रांड बहुत बहुत अच्छी है, उसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर दी है। ये सभी कुछ जो है ना वो मायने रखता है, उसी से तो गुडविल क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये गुडविल जब क्रिएट होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तभी जाके वो कंपनी अपना आईपीओ इश्यू करती है, और वो सभी डिस्कस हमने कर लिया। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी के डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि भाई हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, मार्केट में बहुत हमारी डिमांड है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा डिमांड कर सकते पब्लिक से। यानी कि उसने, हम XYZ लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं यहां पे, कि उसका शेयर जो था वो तो 10 रुपीज ईच ही था। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए की थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए प्रीमियम मंगवा रहे हैं, मान लो कि 4 रुपीज एज ए प्रीमियम। ठीक है, वो पब्लिक के पास से वो मंगवाते हैं। तो देखो भाई, यहां पे कंफ्यूजन में नहीं आना कि सर ये क्या है। कंफ्यूजन में इसलिए नहीं आना है क्योंकि सीधी बात मैंने बताई यहां पे कि ये जो 10 रुपए है वो शेयर की फेस वैल्यू है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। तो भाई ये 4 रुपए क्या है? तो ये 4 रुपए तो एक तरह का प्रॉफिट हुआ कंपनी का, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है ना, दे आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक। तो अगर मान लो इस तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट पब्लिक के पास से कंपनी को मिल रही है फेस वैल्यू से ज्यादा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट। वो एक तरह का प्रॉफिट होता है। लेकिन यहां पे एक रूल भी लिखा है, यू कैन सी, प्रीमियम अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जो भी यहां पे प्रीमियम की अमाउंट आती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होती है, और इसके बारे में जो जर्नल एंट्री है वो भी हमें देखनी पड़ेगी, और वो हम इसी वीडियो में देखेंगे आगे जाके। सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इसको क्रेडिट कहां पे करना है, कहां पे ये क्रेडिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो भी प्रीमियम की अमाउंट है उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड शोन अंडर मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होती है, बैलेंस शीट होती है जो भी, ठीक है, वो बैलेंस शीट में जो मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, उसमें एक सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। यू कैन सी रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस का जो सब हेड होता है उसके नीचे ये प्रीमियम की अमाउंट जो भी होती है वो हमें शो ऑफ करनी होती है। सो व्हाई इट इज सो? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू, अभी जो मैंने बोला कि ये एक तरह का प्रॉफिट है, लेकिन किस टाइप का प्रॉफिट है? इट विल बी कॉल्ड एज ए कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, और इसी वजह से उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो कंपनी इसमें से नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज अ कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ रिजर्व। वो रिजर्व में रखा जाता है। अभी रिजर्व क्यों होता है वो तो आपको मालूम ही होगा। एज अ सेफ साइड द कंपनी इज कीपिंग सम अमाउंट असाइड टू मेक द कंपनी स्ट्रॉन्गर इन फ्यूचर, दे आर कीपिंग सम अमाउंट एज अ रिजर्व। वो रिजर्व रखते हैं क्योंकि उसको कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्यूचर में कुछ उसका प्लान है, कुछ नया लॉन्चिंग करना है, इसके लिए वो रिजर्व रखते हैं।
ठीक है। सो ये जो प्रीमियम की अमाउंट है वो रिजर्व एंड सरप्लस के टाइटल के नीचे रिकॉर्ड होती है और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो क्रेडिट की जाती है। सो यहां पे एग्जैक्टली शेयर कैपिटल जो है वो तो 10 रुपए के हिसाब से ही वो कैलकुलेट होगी, और जो 4 रुपए का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो 4 रुपए है ना, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट में ही वो क्रेडिट होगा, वो शेयर कैपिटल में कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम जर्नल एंट्री देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल गो अहेड इन दिस स्लाइड। Now the next type is of issued discount. Issued discount क्या होता है? तो आपको तो मालूम ही होगा कि डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब भी डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होता है मार्केट में, इकोनॉमिक्स का जो रूल है, ठीक है। सो द ट्रेडर वांट टू सेल द प्रोडक्ट विथ डिस्काउंट, वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं कस्टमर को कि चलो भाई हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, आप हमारी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। सो इस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, बिकॉज द कंपनी हैज टू क्रिएट डिमांड इन द मार्केट, उसको क्रिएट करनी पड़ती है डिमांड वहां पे, और इसी वजह से वहां पे कंपनी क्या करेगी, दे विल ऑफर डिस्काउंट, वो पब्लिक को डिस्काउंट ऑफर करेगी, भाई 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में। हालांकि इस तरह से वो बोलती नहीं है, वो अपने जो भी प्रोस्पेक्टस होता है उसमें वो डिक्लेरेशन करती है कि 10 रुपए का शेयर 10% के हिसाब से 10% के डिस्काउंट से आपको ऑफर किया जाता है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज इश्यूड डिस्काउंट। Issue of shares at discount means share have been issued at a value that is less than its nominal value। जो भी nominal value होती है उससे कम वैल्यू से अगर शेयर इश्यू होता है then it will be called as a issued discount। इसकी जर्नल एंट्री मैंने यहां पे इसलिए लिखी क्योंकि इसके बारे में बहुत हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस, बिकॉज कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, ताकि सीबीएसई कहीं से भी पूछ सकती है। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल, इसलिए इसका भी हमें क्लियरेंस तो होना ही चाहिए कि किस तरह से डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है। हालांकि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाने वाले, फिर भी जो बेसिक पार्ट है वो हमें पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस थिंग। ओके, चलो, तो इसकी जर्नल एंट्री जो है वो यहां पे लिखी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी कि शेयर एप्लीकेशन, मान लो कि हम एक एजम्पशन कर रहे हैं कि कंपनी को पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा मिल जाता है, इसलिए यहां पे एक ही जर्नल एंट्री दी है मैंने। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि भाई 10 रुपए का शेयर और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट, तो 10 रुपए के शेयर के ऊपर 10 रुपए का डिस्काउंट। एक मिनट, हाँ अब थोड़ा सही जा रहा है, क्योंकि थोड़ा क्या है कि 10 रुपए का जो शेयर है वो 10% के डिस्काउंट से दिया जाता है। तो 10 रुपए का शेयर माइनस इसका 10%, यानी ये होता है 1 रुपीज। तो 10 में से अगर एक गया तो 9 रुपए, यानी ये जो शेयर है वो 9 रुपए की वैल्यू से इश्यू होता है। और मान लो कि कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए, 10,000 शेयर्स दे हैव इश्यूड सपोज। सो यहां पे अमाउंट क्या आएगी, तो कि भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्या अमाउंट आएगी, तो 10,000 शेयर्स है इंटू 9 रुपीज, क्योंकि अभी मैंने बोला कि हमें एजम्पशन करना है कि कंपनी पूरी की पूरी अमाउंट एप्लीकेशन के टाइप में मंगवा लेती है। सो 10,000 इंटू 9, इसके हिसाब से एप्लीकेशन का अमाउंट होगा 90,000 रुपीज। फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, देखो भाई कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो कंपनी के लिए वो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, वो खर्चा हुआ, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है, वो तो हमको मालूम है, हमने सीखा 11th कॉमर्स में रूल, ठीक है।
सो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड, वो डेबिट होगा। इसलिए 10,000 शेयर्स जो है उसके ऊपर हमें 1 रुपीज का डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन अभी किया कि 1 रुपीज इज अ डिस्काउंट। सो 10,000 इंटू 1 दैट विल बी 10,000। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की अमाउंट हमें कितनी लिखनी है, 90 प्लस 10 यानी 1,00,000। 1 मिनट, 1,000,000। ओके, तो इस तरह से ये हमारी जर्नल एंट्री हुई। डिस्काउंट अलाउड जब होता है, जब कंपनी डिस्काउंट से शेयर इश्यू करती है, तो हमें बस यही याद रखना, दूसरा कुछ याद रखने की जरूरत अभी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इज ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखो भाई, अभी हमने 3 टाइप देखे इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यूड एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम एंड इश्यूड एट डिस्काउंट। ओके, अभी एक नेक्स्ट टॉपिक अभी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। भाई ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो देखो, एक सीधी बात मैं बोलूं, जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, मार्केट में बहुत ही बड़ी रेपुटेशन है, बहुत ही बड़ी डिमांड है, और वो कंपनी जब अपना आईपीओ इश्यू करेगी ना, तब उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। यानी कि उसने जो भी शेयर इश्यू किया होगा उससे ज्यादा तो डिमांड होगी, उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिलेगी कंपनी को कि चलो भाई मुझे ये शेयर खरीदना है, मुझे ये शेयर खरीदना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था पेटीएम कंपनी का, कि ये पेटीएम कंपनी एक रेप्यूटेड कंपनी है, मार्केट में अच्छा नाम है इसका, और हम इसकी एप्लीकेशन भी यूज करते होंगे हमारे स्मार्टफोन में, पेटीएम हम भी करते होंगे। तो ये जो पेटीएम कंपनी है वो जब अपना आईपीओ इश्यू करेगी, आई होप एप्लीकेशन उसको ज्यादा मिलेगी। जितने शेयर वो इश्यू करेगी उससे ज्यादा उसको एप्लीकेशन मिलेगी, बिकॉज इट्स रेपुटेशन इज गुड, इट्स ब्रांड वैल्यू इज गुड, इट्स गुडविल इज at a high value, is the high value of goodwill they have. Okay, and that's why there will be more application they will get, ज्यादा एप्लीकेशन उसको मिल सकती है। ये ऐसा एक अनुमान में लगा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अगर मान लो कि पेटीएम कंपनी मान लो कि 1,00,000 शेयर इश्यू कर रही है, 1,00,000 शेयर इश्यू कर रही है, और उसको एप्लीकेशन मिली 1,20,000। ये कैसे बात होगी मालूम है? एक सीधा मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि एक रेप्यूटेड कॉलेज है, आप जो भी सिटी में आप रहते हो वहां पे एक रेप्यूटेड कॉलेज है, उसमें आपको एडमिशन लेना है। अभी वो कॉलेज ने ऐसा एक प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि चलो भाई देयर आर ओनली 500 सीट्स, लिमिटेड सीट्स वी हैव फॉर द एडमिशन, हम इतने एडमिशन ले सकते हैं। अभी ये 500 एडमिशन के लिए 700 एप्लीकेशन मिलती है उसको, मान लो, ठीक है, एप्लीकेशन कितनी मिली? 700 फॉर्म्स स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, ठीक है। सो यहां पे क्या हुआ, क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है वहां पे? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, यानी कि जितना शेयर इश्यू किया कंपनी ने उससे ज्यादा कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी इस केस में कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करेंगे? तो यहां पे 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, दैट वी विल डिस्कस। द फर्स्ट पॉइंट इज रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, यानी कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन, यानी कि जो भी ज्यादा एप्लीकेशन मिली है उसको वो क्या करेगी कंपनी? रिजेक्ट कर देगी, भाई ये नहीं चाहिए, रिजेक्ट इट। जो पहले अप्लाई किया उसको रख लो, जो बाद में हुआ निकाल दो। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस विल बी द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द कंपनी, ये पहला ऑल्टरनेटिव है कंपनी के लिए कि वो रिजेक्शन करेगी। फिर दूसरा यहां पे दिया है पार्शियल, और वी कैन कॉल इट एज अ प्रो राटा अलॉटमेंट। देखो भाई, इसको प्रो राटा अलॉटमेंट बोला जाता है। अभी ये वर्ड आपने सुना तो होगा,
और सीखा भी होगा, आपको मीनिंग मालूम भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तक तो आपने सिलेबस का रिवीजन कई बार कर चुके होंगे और ये वर्ड भी आपने अपने स्कूल या ट्यूशंस में आपने सीख लिया भी होगा, तो आपको ये नॉलेज तो होगा कि ये प्रोराटा क्या होता है। लेकिन फिर भी क्या है कि इसका रिवीजन जरूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, डायरेक्टर्स यहाँ पे क्या करते हैं। तो सीधी सी एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि एक मंदिर है। अभी मंदिर में या तो मंदिर, चलो मंदिर को हम नहीं करते हैं डिस्कस, यहाँ पे एक फैमिली है मान लो, ठीक है। उसने ये टारगेट किया था कि भाई चलो भाई हमारे घर हमें एक फंक्शन रखना है और वो फंक्शन में मान लो कि हमें 100% हमने इनवाइट करना है, 100% हमने इनवाइट करना है। तो उसने क्या किया, 100% के हिसाब से उसने फूड जो है वो भी प्रिपरेशन की, यानी कि कैटरर्स को बोल दिया कि भाई आपको 100% का खाना बनाना है, उससे ज्यादा नहीं। सो एक टारगेट कर दिया। लेकिन हुआ क्या वहां पे, 100 की जगह पे 120% वहां पे आ गए, यानी कि 120 लोग वहां पे आ गए 100 की जगह पे। अभी जो 20 लोग ज्यादा आए उसको मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एज अ गेस्ट ही आए थे, उसको ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई तू चला जा यहाँ पे, तेरे को मैंने इनवाइट नहीं किया था, तू क्यों यहाँ पे आ गया, किसने बोला था तुझे, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, उसको भी कुछ न्याय तो देना पड़ेगा ना। इसलिए फिर क्या होगा वहां पे कि जो फुल डिश होती है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं और जो एक्स्ट्रा आए थे उसमें हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम एडजस्टमेंट, हमारी लैंग्वेज में इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं और कंपनी की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट। यानी कि आपने मान लो कि 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कि एक, चलो पेटीएम की हम बात करते हैं कि पेटीएम का जो शेयर है वो मान लो कि 10 रुपए का है। जस्ट वी गैस फॉर दैट, हम एक ऐसा अनुमान लगाते हैं यहाँ पे 10 रुपए का शेयर वो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, उससे ज्यादा की वैल्यू होगी उसकी, ऐसा मुझे लग रहा है उसकी गुडविल के हिसाब से। ओके, तो 10 रुपए का शेयर हम यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट 10 रुपए का जो ये शेयर है उसके लिए हमने अप्लाई किया। हमको ये लगा चलो भाई हमारे पास 10,000 तो है, वी कैन परचेस 1000 शेयर्स एटलीस्ट, हम 1000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी होता है क्या यहाँ पे, मैंने बोला था कि यहाँ पे तो एप्लीकेशन का पैसा है, तो एप्लीकेशन के हिसाब से कंपनी मान लो कि 3 रुपया मंगवा रही है, तो कंपनी को हम कितना पैसा दे रहे हैं यहाँ पे, 3000। हमने 3000 रुपए तो दे दिए, वी हैव अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। ओके, अभी मैंने जैसे बोला यहाँ पे कि कंपनी ने इश्यू किया 1 लाख शेयर्स, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन कितनी मिल रही है, 1,20,000। और एज अ पर्सन वी हैव अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, हमने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। और बाकी ने भी अप्लाई किया होगा, किसी ने 500 के लिए अप्लाई किया होगा, किसी ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। सो ऑल द शेयर होल्डर्स हैव अप्लाइड फॉर, सॉरी शेयर होल्डर नहीं, प्रोबेबल शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर बनने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने लाइक अस अप्लाई कर दिया, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। अभी होता है क्या, कंपनी के डायरेक्टर को मालूम हुआ कि भाई एप्लीकेशन ज्यादा आ चुकी है, अभी किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, किसी को भी मना नहीं करना है, सबको थोड़ा थोड़ा बांट देना है। यानी कि हमने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी हमको क्या बोलेगी, देखो भाई हम आपको पूरा का पूरा रिजेक्शन नहीं करते हैं, हम आपको अलॉट करेंगे, एज अ शेयर होल्डर हम अलॉट करेंगे आपको, लेकिन यहां पे आपको 1000 शेयर्स पूरे नहीं दिए जाएंगे, उससे थोड़ा कम शेयर आपको मिलेगा। यानी कि वो शेयर होल्डर तो बनेगा ये पक्का, लेकिन थोड़ा जो उसको मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम मिलेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना अभी कि हमने 100% को इनवाइट किया था और आगे 120, तो यहां पे क्या हुआ कि खाना तो मिलेगा सबको, लेकिन थोड़ा जो क्वांटिटी थी वो कम हो जाएगी, थोड़ी कम क्वांटिटी में खाना मिलेगा। बस वैसा ही यहां पे होता है,
सो यहां पे हम इसको एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये कैटेगरी क्या होती है, जस्ट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑल्सो। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आपको काम लगने वाला है, और जो भी न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आपको समझना चाहिए। और इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यहां पे, हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो कि आपने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया। अभी आपने अप्लाई तो किया 1200 शेयर के लिए, और कंपनी 1 लाख शेयर्स, कितना शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रही है। तो कंपनी आपको अलॉट कितना कितना करेगी, हाउ मच शेयर्स विल बी अलॉटेड टू यू, आपको कितने शेयर से कंपनी अलॉट करेगी, वो हमें यहां पे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हमको ये कैसे कैलकुलेशन करना है। तो देखो भाई, एक सीधा हिसाब, एक सीधा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं जो आपको इस तरह से याद रखना है कि भाई अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड, और दूसरी एक फॉर्मूला अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इनटू अलॉटेड। अभी ये है क्या वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मान लो कि आपको ये पूछा गया कि भाई अप्लाइड शेयर कितने, अलॉटेड शेयर आपको दिए और आपको ये पूछा गया कि भाई कितने शेयर्स के लिए इतने ये शेयर होल्डर ने अप्लाई किया होगा, अगर वो पूछा गया तो ये फॉर्मूला लेनी पड़ेगी आपको। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भाई कितने शेयर्स से उसने, कितने शेयर्स उसको अलॉट किए होंगे, तो दूसरी फॉर्मूला आपको यूज करनी पड़ेगी। तो चलो हमें यहां पे क्या करना है, यू कैन सी 1200 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, सो दिस इज अप्लाइड शेयर, ओके, ये अप्लाइड शेयर है। और ये क्या है, 1 लाख शेयर्स जो कंपनी ने इश्यू किए। अभी एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो इश्यूड शेयर होते हैं ना कंपनी के, उसको हम एज ए अलॉटेड शेयर मान लेते हैं, क्योंकि कंपनी तो इसमें से अलॉट करेगी, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए अलॉटेड शेयर्स। ये टोटल अलॉटेड शेयर्स हो गए कंपनी के टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो शेयर होल्डर जिसने भी 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको एग्जैक्टली कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे कंपनी ने, वो हमें यहां पे फाइंड करना है। तो चलो हमें क्या दिया, 1200 शेयर के लिए हमने अप्लाई किया, तो यहां पे हम लेंगे 1200 इंटू 1 लाख, ओके। और देखो भाई यहां पे मैंने एक बात और आपको बता दी कि कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो 1,20,000, 1 लाख शेयर इश्यू किया था और टोटल एप्लीकेशन मिली है कंपनी को 1,20,000। यस, मैं आपको ये बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। तो 1,20,000 जो है वो कंपनी को एप्लीकेशन मिली है, क्लियर। तो देखो भाई अभी यहां पे क्या आप देख सकते हो, अप्लाई अप्लाई अप्लाइड शेयर 1200 और टोटल अप्लाइड है 1,20,000। तो कौन सी फॉर्मूला हम ले सकते हैं यहां पे, दिस वन, हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, अलॉटेड शेयर फाइंड करना है। वी हैव टू अमाउंट्स, टू हैव टू सिमिलर अमाउंट, वी हैव दो सिमिलर अमाउंट हमारे पास है, ओके। तो यहाँ पे 1200 शेयर एज अ शेयर होल्डर हमने अप्लाई किया था और टोटल अप्लाइड शेयर भी यहाँ पे हमारे पास है ही। बस इस दोनों की हेल्प से ही हमें फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली ये शेयर होल्डर को कितने शेयर्स मिले होंगे। तो देखो 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया और नीचे भी क्या लिखा है, टोटल अप्लाइड शेयर। तो टोटल अप्लाइड शेयर कितने हैं, 1,20,000 है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1,20,000। तो इस हिसाब से क्या काउंटिंग होता है यहां पे, तो ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा
100 और यहाँ पे एक 0 बाकी बचा 10 है। सो 100 इंटू 10 यानी क्या हो जाएगा ये 1000। इसका मतलब ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर है जिसने 1200 शेयर के लिए इश्यू किया है उसको कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे कंपनी ने 1000। नेचुरल है, कंपनी ने जितना इश्यू किया था उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिली तो जो भी शेयर होल्डर्स होंगे जिसने शेयर्स अप्लाई किए होंगे उससे कम ही अमाउंट में उसको शेयर अलॉट होते। ऑलवेज ये याद रखना आप, अप्लाइड शेयर से उसको कम नंबर्स में उसको शेयर अलॉट किए जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ज्यादा एप्लीकेशन कंपनी को मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कैलकुलेशन याद रखनी है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर एंड इट कैन बी। सो जस्ट रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला। अगर आपको अलॉटेड शेयर फाइंड करना है तो मैंने बोला ना कि ये फॉर्मूला याद रखो क्योंकि आपको ये दोनों दिया है। देखो यहाँ पे अप्लाइड शेयर दिया 1200 शेयर और टोटल अप्लाइड शेयर भी आपको दिया 1,20,000। अगर मान लो कि इससे उल्टा किया, क्वेश्चन में ये दिया कि भाई कंपनी ने अलॉट किए, ऐसा बोला क्वेश्चन में ये बोला गया कंपनी ने अलॉट किए 1000 शेयर्स और टोटल इश्यूड शेयर है 1 लाख, तो ये भी अलॉटेड ये भी अलॉटेड क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि जो भी इश्यूड शेयर होंगे उसको हम अलॉटेड शेयर्स मान के ही चलेंगे क्योंकि उसमें से तो कंपनी अलॉट करेगी, उससे ज्यादा कंपनी के पास क्वांटिटी नहीं है। इसलिए ये जो इश्यूड शेयर्स है वो हम टोटल अलॉटेड शेयर्स यही कंसिडर करेंगे। और एग्जैक्टली कंपनी ने कितने अलॉटेड शेयर कितने शेयर अलॉट किए शेयर होल्डर को वो भी नंबर आपको दे दिया, मान लो 1000 शेयर यहाँ पे दे दिया और आपको ये बोला गया कि भाई उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो कौन सी फॉर्मूला लेनी पड़ेगी आपको? एग्जैक्टली यू आर राइट, दिस फॉर्मूला यू हैव टू टेक। आपको ये फॉर्मूला लेनी पड़ेगी, अलॉटेड अपॉन अलॉटेड इनटू अप्लाइड, क्योंकि आपको अलॉटेड दोनों दिया, यहाँ पे 1000 अलॉट किया एज ए शेयर होल्डर और टोटल अलॉटेड शेयर 1 लाख, तो 1000 अपॉन 1 लाख इनटू टोटल अप्लाइड शेयर। टोटल अप्लाइड शेयर कितने 1 लाख। देखो ये जो है ना ये दो, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही जाएगा, इट विल बी गिवन, ओके, इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। ये तो आपको 100% दिया क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दो अमाउंट तो आपको दी ही जाएगी ऑलवेज क्वेश्चन में। तो बस आपको याद यही रखना है कि कौन से दो आपको दिया जाता है, या दोनों अलॉटेड दिया है या दोनों अप्लाइड दिया है, बस ये ही आपको याद रखना है। तो बहुत ही सीधा सा कैलकुलेशन, इसमें कंफ्यूजन में आने की कोई बात ही नहीं है। इट इज वेरी इजी एंड वी विल डू सम प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमें किस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो आपकी बुक्स में भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होंगे, सो यू जस्ट सी दैट एंड डू सम प्रैक्टिस फॉर दैट। ओके ओके, नेक्स्ट इज, चलो तीसरा वाला, पहले में हम ये सब क्लियर कर देते, वेट अ मिनट, क्योंकि ये थोड़ा खिचड़ी जैसा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता। वैसे आपको भी खिचड़ी नहीं अच्छी लगती होगी। ओके, ये भी निकाल ही देते हैं, चलो, क्या कि थोड़ा क्लियरिटी होती है तो मज़ा आता है। हाँ, अभी सही है। तो देखो, the third alternative the company has it is any combination of above two alternatives। यानी कि कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, ऊपर के जो भी दो ऑप्शन आपको दिए हैं, फर्स्ट इज रिजेक्शन एंड द अदर इज प्रो राटा अलॉटमेंट, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकती है या तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकती है। यानी कि किसी को रिजेक्ट करो और किसी को प्रो राटा अलॉट कर दो, इस तरह से भी हो सकता है। और इस टाइप पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी यहाँ पे तो एमसीक्यू टाइप एग्जाम है तो यहाँ पे आपको ये सभी तो करने की कोई झंझट नहीं है, तो एज यू आर लकी
कि आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है। बाकी सर जस्ट एज पर नॉलेज यू टू रिमेंबर, जस्ट एक नॉलेज आपको लेना है कि हाँ भाई कंपनी के डायरेक्टर ये भी कर सकते हैं कि किसी को प्रोराटा अलॉट करते हैं और किसी को रिजेक्ट कर देते हैं बेचारे। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का टोटली अपोजिट, यानी कि कंपनी ने जितना इश्यू किया उससे कम एप्लीकेशन मिली। कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किया लेकिन कंपनी को 90,000 एप्लीकेशन ही मिली। ठीक है, तो यहां पे कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी क्वेश्चन उठ सकता है, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और ये अगर होता है तो क्या होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अंडरराइटर सर्विसेज दे विल टेक फॉर दैट। तो यहां पे इसका हम डिस्कस बहुत नहीं करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने बता दिया कि जितने शेयर से कंपनी अप्लाई करती है उससे कम एप्लीकेशन कंपनी को मिलती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जर्नल एंट्रीज। हालांकि आपको जर्नल एंट्री पूछी जाने वाली तो नहीं है, यानी कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में हमें ये बहुत ही काम लगने वाला है। तो इसी वजह से आपको ये नॉलेज तो होना चाहिए कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपको 2 केस दिए, इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। जैसे कि मैंने बोला था कि हम आगे जाके जर्नल एंट्री की डिस्कस करेंगे। So now we will discuss about that and very shortly you will understand how to do journal entry. It is very easy, बहुत easy है। देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी अलग अलग स्टेप में कंपनी पब्लिक के पास से पैसा मंगवाती है। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ मंगवा देती है, ऐसा नहीं होता है। तो एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी पैसा मंगवाती है, तो तब देखो हर स्टेप में आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 स्टेप्स मैंने लिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कोड। ये 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिए और तीनों स्टेप में आप देख सकते हो कि 2-2 एंट्री यहाँ पे दी जाती है। तो ये याद रखना है कि 2-2 एंट्री हर एक में होती है और इसका सीक्वेंस जो है ना, बस यही हमें याद रखना है। पहला वाला जो एप्लीकेशन वाला है उसमें पहला देखो बैंक अकाउंट वाली जो एंट्री है, इट इज वेरी फास्ट। यहाँ पे बैंक अकाउंट वाली एंट्री इन लोगों ने पहले ली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों यहां पे बैंक अकाउंट वाली एंट्री पहले लेती है? तो सीधी बात है, कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा मिल जाता है, तो यहां पे बैंक अकाउंट वाली एंट्री पहले होती है और फिर नेक्स्ट एंट्री होती है वो जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, वो एग्जैक्टली कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट विल बी क्रेडिटेड इन शेयर कैपिटल अकाउंट। वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसी वजह से ये इस तरह से हमें याद रखना है सीक्वेंस कि भाई बैंक अकाउंट वाली एंट्री पहले और फिर शेयर एप्लीकेशन वाली। और मान लो कि वो प्रीमियम से इश्यू किया, तो प्रीमियम से जब इश्यू होता है तब वो कैसे करना होता है? तो यहां पे आप देख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट वो तो है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये भी है, लेकिन जब दूसरी एंट्री देते हैं तब वहां पे थोड़ा हमें याद रखना है कि भाई ये प्रीमियम से इश्यू किया। तो जब प्रीमियम से इश्यू करते हैं तो मैंने आपको अभी बताया था, इशू डेट प्रीमियम के टॉपिक में मैंने डिस्कस भी किया था, हमने डिस्कस किया था कि हाँ भाई जो प्रीमियम की अमाउंट है वो हमें अलग से शो ऑफ करनी है। और कौन से अकाउंट में शो ऑफ करनी है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, SPR भी उसको बोल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR हम शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में लिखना नहीं है, सिर्फ याद रखना है, क्योंकि अगर शॉर्ट में लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, तो हालांकि यहाँ पे तो लिखने की झंझट ही नहीं रहेगी क्योंकि आपको टिक मार्क करना है एमसीक्यू में। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपको वो अलग से प्रीमियम की अमाउंट दिखानी पड़ती है, नेक्स्ट एंट्री जो आप शेयर कैपिटल वाली एंट्री करते हो उसमें। अभी जो अलॉटमेंट का पार्ट है, अलॉटमेंट में सीक्वेंस बदल जाता है। क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए कंपनी शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट करती है कि भाई साहब अभी आपका टाइम आ चुका है कि आप अलॉटमेंट का पैसा हमें दे।
तो कंपनी एक एजम्पशन करती है कि भाई हाँ भाई हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा इतना आएगा। मान लो कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और अलॉटमेंट का पैसा कंपनी 3 रुपए के हिसाब से मंगवा रही है, तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल आएगी। ओके, एज ए शेयर कैपिटल उसको 3 लाख रुपए अलॉटमेंट के मिलने वाले हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ये हो गई पहली एंट्री। कंपनी इज आस्किंग फॉर द अमाउंट टू द पब्लिक। पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करती है, भाई साहब अभी पैसा दो, टाइम हो चुका है आपका। तो इस हिसाब से कंपनी इस तरह से फर्स्ट एंट्री करेगी। जो शेयर कैपिटल वाली यहाँ पे दूसरी एंट्री थी, वो यहाँ पे शेयर कैपिटल वाली पहली एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले से पैसा नहीं मिलता है। कंपनी फर्स्ट आस्क टू द पब्लिक, पब्लिक को वो पहले बोलती है कि भाई आपका टाइम हो चुका है, नाउ गिव अस। ओके, इसलिए शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीक्वेंस बदल रहा है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। और वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे बस इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे आपको एसपीआर अकाउंट एक्स्ट्रा लेना है, बस यही डिफरेंस है, बस दूसरा कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और फिर दूसरी वाली एंट्री बैंक अकाउंट वाली होगी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आएगा पब्लिक के पास से। सो इन दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा आ रहा है भाई? अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। सेम थिंग हियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये दूसरी एंट्री तो सेम ही है दोनों में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम थिंग, जैसा अलॉटमेंट का था वैसे ही यहाँ पे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी विल आस्क फॉर द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के अमाउंट के लिए वो रिक्वेस्ट करेगी पब्लिक को, भाई साहब अभी आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा हमें दे दो। दे विल आस्क फॉर दैट अमाउंट टू द पब्लिक, सो दे आर डिमांडिंग फॉर दैट, दे आर आस्किंग फॉर दैट। सो यहाँ पे इसी टाइप की एंट्री पहले सीक्वेंस में लेनी है, शेयर कैपिटल वाली एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेम थिंग हियर, पर यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर मान लो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी प्रीमियम से इशू किया है तो यहाँ पे आपको एसपीआर अकाउंट लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये तीनों में एसपीआर लिया, क्योंकि हमें एजम्पशन करके चलना है कि भाई तीनों में कंपनी प्रीमियम से अमाउंट मंगवा रही है, ऐसा हमने एजम्पशन किया है। और उसी तरह से मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखी है। और जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेगा? सेम बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। और किसका पैसा आ रहा है भाई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। दोनों में सेम एंट्री। क्लियर? तो ये बात हो गई जर्नल एंट्री की। और सीक्वेंस की भी मैंने बात कर दी कि एप्लीकेशन का जो सीक्वेंस है उससे इनवर्स सीक्वेंस, यानी कि उससे जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है। बैंक अकाउंट वाली दूसरी होती है और शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले होती है। बाकी के ऑप्शन में सिर्फ यही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें पैसा पहले आ जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट वाली एंट्री पहले होती है और फिर शेयर कैपिटल वाली एंट्री होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें पहले कंपनी डिमांड करती है पैसे के लिए और फिर कंपनी को पैसा मिलता है, इसलिए सीक्वेंस यहां से इनवर्स है, अलग है। ओके, तो बस बहुत इजी है, जर्नल एंट्री याद रखनी है। और मैंने अभी आपको बोला कि लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाने वाले, तो आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन हाँ जर्नल एंट्री क्या होती है वो तो आपको याद रखना है। ओके, हाँ इसमें एक ये भी हो सकता है कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर यानी मैंने आपको समझाया था कि अगर पब्लिक के पास से पैसा मंगवाते हैं और पब्लिक में से कोई एक शेयर होल्डर भी अपना पैसा वो नहीं देता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉल सिनेरियर। वो हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, उसकी एंट्री कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे, वो अभी डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जरूरी है वो ही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक रिवीजन टाइप हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बस वो ही हमें देखना है और वो ही हमें याद रखना है। क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, आई एम विथ यू, हमें आपको सपोर्ट करना है और हमको प्रिपेयर करना है 40 आउट ऑफ 40 के लिए। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सो। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यस, ये एक आपके लिए नया टॉपिक है
जो बहुत ही छोटा सा है लेकिन काम का है। ओके, वो बोलते हैं ना हम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दिवाली पे आपने क्रैकर्स फोड़े होंगे, बस इसका काम ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना जरूरी है और बहुत इजी याद रखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हाँ, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? अदर देन कैश, तो यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है, अ कंपनी में इश्यू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सच एज अगेंस्ट परचेज ऑफ एनी एसेट और परचेज ऑफ बिजनेस और सर्विसेज टेकन एटसेट्रा। यानी कि कंपनी अब तक शेयर इशू करती थी किसके लिए? भाई इसके लिए, कैश, उसको कैश चाहिए थे, पैसा, इसके लिए तो कंपनी शेयर इशू करती थी। लेकिन दूसरा केस ये भी हो सकता है अदर देन कैश, यानी कि अगेंस्ट परचेज ऑफ एनी एसेट। मान लो कोई मशीनरी खरीदनी है बड़ी सी, 10 लाख 20 लाख की मशीनरी है, वो हमें खरीदनी है, या तो परचेज ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस ही खरीद लेना है, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस कंपनी वो छोटी छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, उसको टेक ओवर बोलते हैं। सो अगर वो टेक ओवर करती है तो वहां पे भी वो कंपनी अपने शेयर्स वो छोटी सी कंपनी को इश्यू कर देगी कि ले बे हमारे शेयर तू रख ले। ओके, तो इस तरह से भी शेयर इश्यू हो सकते हैं। या तो सर्विसेज टेकन, कोई सर्विस ली जाती है और सर्विसेज के बदले में ले भाई तो हमने हमारा शेयर रख ले, ऐश कर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें हमें ये दो चीजें याद रखनी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन परचेज ऑफ एसेट। अभी देखो भाई, एसेट परचेज हम करते हैं तब इसकी जर्नल एंट्री नॉर्मली क्या होती है? मान लो कि हमने एक फर्नीचर खरीदा और वो भी क्रेडिट पे खरीदा, तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, सीधी बात है। बस तो वही तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट हमने लिखा क्योंकि हमें एसेट का नाम नहीं मालूम कि हमने क्या खरीदा, इसलिए हम वहां पे लिखते हैं सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। ओके, टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट यानी जिसके पास से हमने खरीदा है, जिसको हम क्रेडिटर बोलेंगे क्योंकि उसको पैसा देना है। ओके, सो दैट विल बी अवर लायबिलिटी, और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, मालूम है ना? ये तो सीधा हिसाब है, सीधा सा रूल है यहाँ पे, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बस इतना याद रखना, दूसरा कुछ नहीं है। और यहां पे लिखा है विथ परचेज कंसिडरेशन। देखो भाई, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? ये वर्ड थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत इजी है। परचेज कंसिडरेशन यानी आपने कोई भी मशीनरी खरीदी, कोई भी बिजनेस खरीदा, उसके लिए आप कितनी वैल्यू पे करने वाले हो, कितना पैसा पे करने वाले हो परचेज करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज अ परचेज कंसिडरेशन। उसको परचेज कंसिडरेशन बोला जाता है। सो यहां पे आप वेंडर को कितना पैसा देने वाले हो, दैट विल बी शोन हियर, ये यहां पे शो किया जाएगा। ओके, तो ये हो गया ऑन परचेज ऑफ एनी एसेट। अगर आप एसेट परचेज करते हो तो फर्स्ट एंट्री विल बी लाइक दैट, ये फर्स्ट वाली एंट्री है। ओके, अगर मान लो कि आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, कोई भी बिजनेस, तो देखो भाई बिजनेस में दो चीजें तो होती है, क्योंकि बिजनेस की बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट में दो चीजें होती है, वो आपको अच्छी तरह से याद है। यस एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एसेट एंड लायबिलिटी, सही बात आपकी। तो एसेट एंड लायबिलिटी ये दो चीजें होती है। और देखो भाई, मैं भी आपको बोल देता हूं, एज ए बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेस में काम करने वाले हो फ्यूचर में मुकेश अंबानी की तरह, और फ्यूचर में आपको कोई बिजनेस खरीदना है, दूसरा बिजनेस, तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा वहां पे? भाई इस बिजनेस की एसेट कितनी है? तो भाई 10 लाख की है। इसकी लायबिलिटी कितनी है, उसको चुकाना कितना है वो भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो बहुत सारी लायबिलिटी रख के वो बैठा होगा तो वो बिजनेस हमारे कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमने खरीद तो लिया, फिर वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, तो लेने देने के पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें वहां पे देखना पड़ता है। कोई भी कंपनी जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो वहां पे दो चीजें देखनी पड़ती है, सन्ड्री एसेट एंड सन्ड्री लायबिलिटी। और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? नेट एसेट, यानी कि सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेट एसेट। ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है नेट एसेट की। नेट एसेट इज इक्वल टू सन्ड्री एसेट
माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। तो ये जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेट एसेट। तो मान लो कि कोई बिजनेस हमें खरीदना है और वो बिजनेस के पास 10 लाख की सन्ड्री एसेट है और उसके क्रेडिटर्स लोन ये सब कुछ मिला के मान लो 5 लाख रुपए की लायबिलिटी है, सन्ड्री लायबिलिटी ऑफ ₹5 लाख। तो उसकी नेट एसेट कितने की हुई? तो सीधा हिसाब मैंने बोला ना, 10 लाख की सन्ड्री एसेट और सन्ड्री लायबिलिटी 5 लाख की, तो नेट एसेट कितने की हुई? 5 लाख। यानी कि उस बिजनेसमैन को हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? मिनिमम 5 लाख रुपीस, 5 लाख तो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि वो बिजनेस की एक अच्छी क्रेडिट है, अच्छे गुडविल है, तो उससे हमें ज्यादा भी पैसा देना पड़ता है कभी कभी। और मान लो कि वो बिजनेस की रेपुटेशन कम है, अच्छी ब्रांडिंग नहीं है मार्केट में, उसकी वैल्यू इतनी ब्रांडिंग अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे? उसको वो नेट एसेट से कम वैल्यू उसको देंगे। तो यहां पे दो चीजें होती है, या तो हम नेट एसेट से ज्यादा वैल्यू देते हैं और परचेस करते हैं, या तो नेट एसेट से कम वैल्यू देके परचेस करते हैं। तो इन दोनों में एक बैलेंसिंग फिगर क्रिएट होता है, और वो जो बैलेंसिंग फिगर क्रिएट होता है ना, उसको दो नाम दिए जाते हैं। द वन विल बी कॉल्ड एज अ गुडविल एंड द अदर विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटल रिजर्व। तो वो कैसे क्रिएट होता है, बस सीधा हिसाब में आपको क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, आपको बैलेंस शीट तो मालूम ही है, ये होता है एसेट और ये होता है सॉरी, मैं भी गलती करता हूं। हाँ, क्या है कि वो अकाउंट बनाने का प्रैक्टिस होता है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाती है। हाँ, यहाँ पे लायबिलिटी और यहाँ पे एसेट। ओके, तो मान लो कि जैसे कि मैंने बोला कि भाई 10 लाख की एसेट है और यहाँ पे 5 लाख की लायबिलिटी है, सन्ड्री लायबिलिटीज ऑफ ₹5 लाख। अभी आप जिसके पास से बिजनेस खरीद रहे हो उसको आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? मैंने अभी बोला ना, नेट एसेट क्या होती है? सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। तो भाई 10 लाख में से, ये 10 लाख एसेट है, 10 लाख में से लायबिलिटी निकाल दो 5 लाख की, तो आपको कितनी नेट एसेट कितनी की हुई? 5 लाख की। तो आपको उसको कितना मिनिमम अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि आप वो जो वेंडर है ना, उसको, वेंडर यानी जो भी बिजनेसमैन होगा, जो जिसके पास आप खरीद रहे हो, ठीक है, उसको आप ऐसा बोलते हो कि भाई आपके बिजनेस की बहुत अच्छी वैल्यू है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, एक काम करते हैं, हम आपको 6 लाख रुपए देते हैं। तो ये क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई ना, क्योंकि हमें 6 लाख रुपए देने हैं, वी हैव टू पे। ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ लायबिलिटी। ये एक लायबिलिटी हो गई, और वो पीसी यानी परचेस कंसिडरेशन भी है, हम इतनी वैल्यू से परचेस कर रहे हैं। तो देखो भाई, डिफरेंस यहाँ पे कहां पे क्रिएट हो रहा है? कौन सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? तो भाई लायबिलिटी ज्यादा है 111, ओके, और ये 11 लाख में से हम ये 10 लाख निकाल देते हैं, तो डिफरेंस यहाँ पे आता है एसेट साइड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अगर एसेट साइड बैलेंसिंग फिगर आता है तो हम इसको गुडविल बोलेंगे, और इसका उल्टा अगर होता है, यानी कि एसेट नेट एसेट से अगर कम परचेस कंसिडरेशन होती है, और तो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, लायबिलिटी साइड। सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटल रिजर्व। अभी आप बोलेंगे कि सर आप बहुत कंफ्यूजन में डाल रहे हो, सीधा कोई ट्रिक हो तो बता दो। तो चलो मैं आपको सीधा ट्रिक बता देता हूं, इसकी एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे याद रखना है। बहुत ही सीधा हिसाब है इसका, और फिर हम जर्नल एंट्री भी देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो भी याद रह जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि हम इसलिए हैं आपके सामने। ओके, तो देखो भाई, गुडविल कब होती है? व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट। यानी कि परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू अगर नेट एसेट से ज्यादा होती है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। ओके, और अगर इससे उल्टा हुआ कि भाई नेट एसेट जो है वो परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है,
तो जो भी बैलेंसिंग फिगर इसका आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटल रिजर्व, CR। ओके, तो यहां पे देखो एक एंट्री लिखी हमने, यू कैन सी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी ये गुडविल कब होता है? जब ये दोनों ज्यादा होता है, यानी कि सन्ड्री लायबिलिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट बताई थी, वो बैलेंस शीट आप फिर से रिपीट कर लेना, वीडियो को थोड़ा पीछे ले लेना और देख लेना। उसमें मैंने लायबिलिटी आपको शो ऑफ की थी 5 लाख की, और फिर ये वेंडर को जो पैसा देना है वो मैंने लिखा था 6 लाख। तो ये 6 + 5 यानी कितना हुआ? 11 लाख हुए। और यहाँ पे सन्ड्री एसेट मैंने कितनी बताई थी वो भी आप देख लेना, बैलेंस शीट में 10 लाख की बताई थी मैंने। ओके, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। और इसका उल्टा अगर होता है, यानी कि एसेट्स जो है वो इन दोनों से ज्यादा होती है, यानी कि सन्ड्री लायबिलिटीज एंड ये जो परचेज कंसिडरेशन, ये दोनों से अगर ये सन्ड्री एसेट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व, जो एक बैलेंसिंग फिगर है। और इसकी फॉर्मूला भी मैंने आपको यहां पे बता दी है, इट इज वेरी इजी एंड बाय प्रैक्टिस यू विल रिमेंबर दिस, बहुत इजीली ये याद रह जाएगा। तो लास्ट में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है। तो राजन लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर सम ऑफ ₹2,50,000। देखो भाई, ये जो 2,50,000 है ना, ये परचेज कंसिडरेशन वैल्यू है कि भाई 2,50,000 में कंपनी एक दूसरी कंपनी को खरीद रही है, राजन लिमिटेड विकास लिमिटेड को खरीद रही है 2,50,000 में। अभी ये जो 2,50,000 में जो कंपनी खरीद रही है, उसके सामने कंपनी पेमेंट कैसे कर रही है वो भी हमें देखना है। पेबल एज ₹2,20,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 2,20,000 के शेयर इश्यू कर रही है, जिसमें एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए की। ओके, एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। और जो बैलेंसिंग अमाउंट है, ये बैलेंसिंग अमाउंट यानी 2,50,000 टोटल पेमेंट करना है, ये परचेज कंसिडरेशन है, टोटल वैल्यू है परचेज करने की। ठीक है, तो 2,50,000 में जो परचेज करना है उसमें से 2,20,000 के तो शेयर इश्यू किए, और बाकी वैल्यू कितनी बची? 30,000 की। उसने बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंक से उसने पेमेंट कर दिया डायरेक्टली, ऐसा यहां पे लिखा है। नाउ द मेन थिंग इज हियर, यू कैन सी प्लांट एंड मशीन। हाँ, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। जो बिजनेस हम खरीद रहे थे उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल यहां पे दी है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट एंड मशीनरी ₹90,000, बिल्डिंग ₹90,000, सन्ड्री डेटर्स ₹30,000 एंड स्टॉक that is ₹50,000 and cash ₹20,000. Now you can see this all are assets. Plant and machinery 90,000. चलो भाई, मैं यहाँ पे 90,000 लिखता हूं। पहले हम टोटल सन्ड्री एसेट ही निकाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि नेट एसेट कितने की होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी 90,000, बिल्डिंग 90,000 की, वो भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे 90,000 बिल्डिंग का। चलो भाई, हो गया। आगे सन्ड्री डेटर्स, वो भी हमारी एसेट ही हुई, सो दैट इज ₹30,000, ये 30,000 का हुआ। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉक ₹50,000, स्टॉक भी हमारी एसेट ही होती है, तो स्टॉक 50,000 का है, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट इज कैश ₹20,000, कैश भी हमारी एसेट है, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे 20,000। एंड देन लास्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो एसेट नहीं है, इसलिए हम इसका टोटलिंग करेंगे। तो ये कितना होता है? 90 + 90 180, 210 एंड 260 280। ओके, सो दिस इज 2,80,000, ये है सन्ड्री एसेट। ओके, अभी हम सन्ड्री लायबिलिटी देखेंगे। तो सन्ड्री लायबिलिटी में क्या दिया? यहां पे ओनली क्रेडिटर दिया। क्रेडिटर जो कितने का है? 20,000 का क्रेडिटर है। तो यहां पे देखो, ये डिफरेंस क्या हो गया? यहां पे एसए माइनस एसएल, यानी जिसको हम कहते हैं नेट एसेट। नेट एसेट कितने की हो गई भाई? 2,80,000 में से अगर 20,000 निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 2,60,000, विच इज अवर नेट एसेट। अभी ये नेट एसेट 2,60,000 आपको दिख रही है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में
परचेज कितने में किया? 2,50,000 में, यानी कि नेट एसेट से कम वैल्यू हमने पेमेंट किया। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? फिर नेट एसेट माइनस परचेज कंसिडरेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली यू आर राइट, कैपिटल रिजर्व। अगर नेट एसेट की वैल्यू परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है इट विल बी कॉल्ड एज ए कैपिटल रिजर्व, इसको हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितने का होगा भाई? 2,60,000 नेट एसेट है और परचेज कंसिडरेशन है 2,50,000, तो कैपिटल रिजर्व कितने का होगा? सीधा हिसाब है 10,000 का होगा। तो जो हमने आगे जर्नल एंट्री दी देखी, यहां पे कैपिटल रिजर्व 10,000 का आएगा, और जो सन्ड्री एसेट्स है वहां पे जो भी एसेट्स यहां पे लिखी है वो हमें लिख देनी है। लेकिन मैंने अभी बोला ना, जर्नल एंट्री आपको करनी नहीं है, बस ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है भाई कैपिटल रिजर्व है या गुडविल है, बस यही तो आपको देखना पड़ेगा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में, तो ही तो आपको पता चलेगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो बस यही लॉजिक है, इसके पीछे दूसरा कुछ यहाँ पे है नहीं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू किया, अगर मान लो कंपनी के क्वेश्चन में आपको ये पूछ दिया, ये क्वेश्चन ये पूछा कि भाई 2,20,000 के फुल्ली पेड ईच ऑफ ₹10, ऐसा दिया डिटेल, और आपको ये पूछा गया भाई तो बताओ कि कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए होंगे, तो भाई बहुत ही ईजी है ये। आपको टोटल पेड अमाउंट दिए, वेट अ मिनट, ये निकाल देता हूं। आपको जब भी पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो अगर फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, टोटल पेड वैल्यू जो है उसको डिवाइड करना है उसकी फेस वैल्यू से। ओके, टोटल पेड वैल्यू को उसको डिवाइड करना है उसकी फेस वैल्यू से। तो टोटल पेड वैल्यू यहां पे कितनी दी है? 2,20,000, और उसकी फेस वैल्यू कितनी दी? ईच ऑफ ₹10, ऐसा बोला है ना यहाँ पे, सो ईच ऑफ ₹10। तो ये 0 कट हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 22,000, दैट विल बी इश्यूड शेयर्स, यानी कि कंपनी ने 22,000 शेयर इश्यू किए होंगे और इस तरह से कंपनी ने पैसा दिया होगा वेंडर को। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने ड्राफ्ट दिया होगा 30,000 का और बाकी की अमाउंट एज ए शेयर उसने इश्यू कर दिया, बस। तो इसी को बोलते हैं हम इश्यूड शेयर अदर देन कैश। ओके, तो ये जो टॉपिक आपको मैंने अभी बताया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि हाँ सर, नाउ वी आर वेरी क्लियर इन दिस। आपको ये पता चल जाएगा कि सर इसमें तो कुछ नहीं है, हमें तो 12 में से 12 100% यहाँ पे मिलने ही वाले हैं, ऐसा आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा 100%। और उसके लिए आपको क्या करना है? यस, स्टे कनेक्टेड, कंटिन्यू रहना हमारे साथ और दूसरों को जोड़ते जाना है, बस यही तो सपोर्ट हमें चाहिए। ओके, सो नाउ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो बनता है क्योंकि आपका सपोर्ट है तभी तो हम हैं, इसलिए थैंक यू तो 100% बनता है। इसलिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग अस, और इसी तरह से आपका सपोर्ट हमें देते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, जो भी नए व्यूअर्स है उसको आप बोलना, शेयर करना, और इसी तरह से बस हमें जो चाहिए वो आप हमें दो, हम आपको देंगे, बस हो गया। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है कौन सा है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सर ये टॉपिक जो है ना बहुत ही भारी है, फॉरफीचर वर्ड बहुत भारी लगता है सर। भाई भारी लगता है तो कोई बात नहीं, हम उसको हल्का कर देंगे, बहुत इजी कर देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है आगे बढ़ना, कनेक्ट रहना। तो आगे बढ़ेंगे और फॉरफीचर को भी हम देख लेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट जो भी उसके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे, और फिर
एक सरप्राइज भी आपको देंगे इस चैप्टर में, तो उसके लिए कनेक्ट रहो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड जय हिंद।